विजिबल है स्क्रीन? यस सर विजिबल है। तो कैट के ज्योमेट्री के क्वेश्चंस है, आज करते हैं डिस्कस इन्हें और फिर डेटा सफिशिएंसी। तो क्या दे रखा है? ट्रेपेजियम। इन अ ट्रेपेजियम ABCD, AB इज पैरेलल टू DC। तो ट्रेपेजियम कैसा क्वाड्रिलेटरल होता है जिसका एक पेयर ऑफ साइड क्या होती है? पैरेलल होती है, दूसरी पेयर पैरेलल नहीं होती। तो AB इज पैरेलल टू DC। तो AB इज पैरेलल टू हमें दे रखा है DC एंड BC इज परपेंडिकुलर टू DC। यानी ये साइड क्या परपेंडिकुलर है, तो एक ही लाइन में इस तरीके से। एंड एंगल BAD इज 45। BAD ये 45 डिग्री। इफ DC इज इक्वल टू 5, BC इज इक्वल टू 4, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का क्या होता है फॉर्मूला? एरिया ऑफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट। तो यहाँ में देखो क्या क्या गिवन है। हाइट ये दिख रही है 4, एक साइड ये भी है, यानी हमें AB अगर पता चल जाए तो हम फार्मूले से निकाल सकते हैं। यानी मेन हमारा काम क्या है? इस AB की लेंथ को पता करना। कैसे कर सकते हैं? ज्योमेट्री में देखो थोड़ा बहुत तो इसमें दिमाग लगाना पड़ेगा कि ये लाइन सर पॉइंट डी से एक परपेंडिकुलर खींच सकते हैं जो 4 सेंटीमीटर का ही होगा। बोल। तो अगर हम ये D यहाँ पर कट कर रहा है, मान लो E, तो ये भी कितना हो जाएगा 4। अब ये E भी कितना हो जाएगा? ये भी 5 हो जाएगा, E से B तक। यानी अब हमें सिर्फ क्या निकालना है? ये लेंथ AE। AE किससे आएगी? ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, देखो दिस इज A। ट्रिग्नोमेट्री लगा के तो ये 4 है, ये 45 डिग्री। तो ट्रिग्नोमेट्री भी लगा सकते हैं सीधे। देखो ज्योमेट्री का रूल ये कैसा था? आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल है, ये 90 डिग्री है, ये 45 है, तो ये भी कितना होगा? 45। और जब ये दो एंगल इक्वल हैं तो इनके जो अपोजिट साइड होगी वो भी क्या होंगी? आपस में इक्वल। तो इसके अपोजिट अगर 4 है तो इसके अपोजिट वाली साइड भी क्या होगी? 4। तो AE की लेंथ कितनी हो गई? 4। ठीक, हमने ऐसे कर लिया सीधे एंगल से, वरना फिर ट्रिग्नोमेट्री का रेशियो लगाते हैं। तो 5 + 4 AB कितना हो गया? यानी टोटल 9। बस इस फार्मूले में रख दो। एरिया इज इक्वल टू हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड 5 + 9 इंटू 4। ये 2 से कट गया, 14 इंटू 2 28 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये आंसर होगा। ठीक है, क्लियर? नेक्स्ट है फ्रॉम द इंटीरियर पॉइंट ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। यानी इस बार कैसा है? इक्विलेटरल ट्रायंगल। ये भी कैट 2020 का ही है। मान लेते हैं ये ABC इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो ये अगर A है तो ये भी A है, ये भी A है, तीनों साइड इक्वल। इंटीरियर पॉइंट, अंदर कोई एक पॉइंट है, मान लेते हैं P। परपेंडिकुलर्स आर ड्रॉन ऑन ऑल 3 साइड्स। इससे 3 परपेंडिकुलर तीनों साइड्स पे परपेंडिकुलर। सम ऑफ द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर इज S। यानी हमें दे रखा है पॉइंट P है, तो ये मान लो D पर कट कर रहे हैं, ये E पर, ये F पर, तो इन तीनों का सम मिलके क्या है? S। देन द एरिया ऑफ ट्रायंगल। इसमें बस एक प्रॉपर्टी हमें यूज करनी थी, वो ये है कि अगर किसी भी ट्रायंगल में, ये हमारा P है, इससे हमने इंटीरियर पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं,
तो सम ऑफ 3 परपेंडिकुलर, इंटीरियर पॉइंट से ये जो 3 परपेंडिकुलर का सम है दैट इज इक्वल टू ऑल्टीट्यूड ऑफ द ट्राइंगल, उस ट्राइंगल के ऑल्टीट्यूड के बराबर हो जाते हैं। ऑल्टीट्यूड किसे कहते हैं? ऑल्टीट्यूड क्या होता है? क्या होता है फिर से बताओ। हाइट 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 मतलब किसी ट्राइंगल के वर्टेक्स से हम अपोजिट साइड पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, दिस इज नोन एज ऑल्टीट्यूड। तो एक इक्विलेटरल ट्राइंगल में ऑल्टीट्यूड की क्या लेंथ होती है अगर साइड ए है तो? अगर हम यहाँ से ये परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, ये साइड कितनी ए, ये साइड है ए, मान लेते हैं पी क्यू आर एस। तो ये इसमें परपेंडिकुलर क्या करता है, इसको बाइसेक्ट भी करता है इक्विलेटरल ट्राइंगल में, तो ये हो जाता है a/2। अब अगर इसे h मान ले तो पाइथागोरस थ्योरम से ये निकल आएगा a² विल बी इक्वल टू h² प्लस a/2 का होल स्क्वायर। h की वैल्यू कितनी आ रही है ये बताओ। वैसे तो ये याद करनी है डायरेक्ट, इक्विलेटरल ट्राइंगल के लिए ऑल्टीट्यूड की वैल्यू होती है √3/2a। किसी भी इक्विलेटरल ट्राइंगल का ऑल्टीट्यूड ये होता है, और एरिया कितना होता है इक्विलेटरल ट्राइंगल का? एरिया कितना होता है इक्विलेटरल ट्राइंगल का? 3/2। नहीं, देखो इसी ट्राइंगल में क्या करो, हाफ बेस इनटू हाइट का फार्मूला लगा दो। हाफ बेस हो जाएगी a और हाइट क्या है, ये ऑल्टीट्यूड, √3/2a। तो ये कितना आ गया, √3/4a²। ये दोनों चीजें याद रखनी है, इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया और ऑल्टीट्यूड। तो क्या दे रखा था, सम ऑफ परपेंडिकुलर इज इक्वल टू ऑल्टीट्यूड, सम ऑफ परपेंडिकुलर इज s इज इक्वल टू √3/2a। तो a की वैल्यू कितनी हो गई, 2s/√3। इसको रख दो इस एरिया के फार्मूले में, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल हो जाएगा √3/4 इंटू 2s/√3 इंटू 2s/√3। √3 से √3 कैंसिल, 2 से ये 4 कैंसिल, ये आ गया s²/√3। इक्विलेटरल ट्राइंगल की जो रिलेशन है डायरेक्ट याद होनी चाहिए, ऑल्टीट्यूड कितना होता है, एरिया कितना होता है। नेक्स्ट 2020 का क्वेश्चन है, टाइपिंग द इंटीजर वाला, इंटीजर वैल्यू टाइप करनी है। C1 C2 be the concentric circle such that diameter of C1 is 2 centimeter long than that of C2। concentric circle means सर्कल के अंदर ऐसे दो सर्किल हैं जिनका सेंटर सेम है, कंसेंट्रिक मींस सेम सेंटर। तो सेम सेंटर वाले दो सर्किल हैं C1 C2, बड़ा कौन सा है छोटा कौन सा है? C1 का डायमीटर 2 सेंटीमीटर है C2 से बड़ा, यानी बाहर वाला सर्किल जो होगा इट विल बी C1, और इसका जो सेंटर है वो C2 का सेंटर एक ही है, दिस इज C2, छोटा वाला C2। डायमीटर इज 2 सेंटीमीटर, यानी कि D1 इज इक्वल टू D2 प्लस 2। तो अगर मैं 2 से डिवाइड कर दूं तो ये हो जाएगा R1 इज इक्वल टू R2 प्लस 1। तो बाहर वाले सर्किल का रेडियस जो है वो छोटे वाले सर्किल के रेडियस से 1 यूनिट ज्यादा है।
1 सेंटीमीटर, यूनिट भी दे रखी, 1 सेंटीमीटर ज्यादा। अब क्या कह रहा है, chord of C1 has length 6 centimeter and is tangent to C2. Tangent means सर्कल को टच होके निकले कौन सरकमफ्रेंस है ना, एक पॉइंट पे टच करती है, ओनली वन पॉइंट। तो C2 से हमें एक ऐसी लाइन ड्रॉ करनी जो C2 को तो एक पॉइंट पे टच करेगी और C1 की कॉर्ड, तो मान लो इस तरीके से इस पॉइंट पे टच कर रही है इसे और फिर ये आ गया, तो ये इसकी कॉर्ड बनती है। इसे हम मान लेते हैं, मान लो AB। तो AB की लेंथ दे रखी है कितनी, 6। ठीक है, तो बताओ डायमीटर ऑफ C1, C1 का डायमीटर क्या करें इसमें। टेंजेंट है, टेंजेंट के साथ क्या थ्योरम पढ़ी थी हमने, 2-3 ही थ्योरम है बस, वही यूज करनी है। अगर हम सर्किल के सेंटर से इसको ज्वाइन करें, जिस पॉइंट पे ये टेंजेंट है, मान लो जिस पॉइंट पे टेंजेंट है इसे कह देते हैं D और इसके सेंटर को ले लेते हैं C। तो C से अगर मैं D को ज्वाइन कर दूं तो ये लाइन क्या हो जाएगी, इसके परपेंडिकुलर हो जाएगी और इसे क्या करेगी, बाइसेक्ट, हाफ में डिवाइड भी करेगी। तो ये हो जाएगा 3, ये भी 3, और CD क्या है, इसका रेडियस हो जाएगा छोटे वाले सर्किल का C2 का, तो इसको हम लिख लेंगे R2। अब क्या कर सकते हैं, डायमीटर से ट्रायंगल बनाएंगे। C से B को अगर हम ज्वाइन कर दें, C से B, ये किसका रेडियस आ जाएगा, C1। और ये ट्रायंगल कैसा हो गया आपस में, राइट एंगल। तो ये R2 लेंथ है, ये R1 है और ये 3 है, और R1 इज इक्वल टू R2 प्लस 1। तो R1 R2 हटा देते हैं, हम क्या कह देते हैं, इसको मान लेते हैं R, तो ये R1 हो जाएगा R प्लस 1, एक ही वेरिएबल आ जाएगा। R2 को अगर मैं R मान लूं तो ये हो जाएगा R प्लस, उससे एक ज्यादा है ना। अब इस ट्राइंगल में सॉल्व कर लो, क्या आएगी वैल्यू। वैसे हमें देखो यहाँ देखते हुए ही लग रहा है, आप बता सकते हो बिना सॉल्व करे कौन सा ट्रिपलेट बन रहा है ये, 3 4 5 पाइथागोरियन ट्रिपलेट। हाँ 3 4 5, गुड। तो हमें सॉल्व करने की जरूरत नहीं, हमसे पूछा गया था डायमीटर ऑफ C1, यानी ये वैल्यू पूछी थी, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 5, वो सॉरी रेडियस 5, तो C1 का रेडियस है 5, तो डायमीटर हो जाएगा 10। ये ध्यान रखना पूछा क्या है, वही आंसर लिखना है। पता चला हमने क्वेश्चन तो सही सॉल्व कर दिया और 5 लिख गए, लेकिन पूछा क्या था, डायमीटर इन सेंटीमीटर। ठीक, तो देखो ये ट्रिपलेट का लॉजिक किस तरीके से आसानी कर देता है, वरना फिर हमें पाइथागोरस लगानी पड़ती कि r प्लस 1 स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, फिर सॉल्व करते। ठीक है, क्लियर। अगले क्वेश्चन पे चलें फिर। A circle is inscribed in a rhombus with diagonal 12 centimeter and 16 centimeter। तो एक रोम्बस है, रोम्बस में क्या होता है, सारी साइड्स इक्वल होती है बट एंगल ये 90 नहीं होता। रोम्बस का स्पेशल केस होता है स्क्वायर, जिसकी चारों साइड भी इक्वल होती है और एंगल भी क्या होता है बीच में 90 डिग्री। तो रोम्बस में ये 90 नहीं होता है। तो क्या दे रखा है, सर्किल इज इनस्क्राइब्ड इन अ रोम्बस। इनस्क्राइब्ड मींस रॉम्बस के अंदर
रोम्बस के अंदर इस तरीके से है कि ये क्या करेगा, हर साइड को टच होता हुआ जाएगा। ये सर्कल, अ सर्किल इज इनस्क्राइब्ड इन अ रोम्बस। चलो नाम लिख देते हैं इसका, रोम्बस इज ABCD। एक मिनट, रोम्बस की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है जरा बताना। रोम्बस का एक तो पहला क्या होता है, ऑल साइड्स आर इक्वल। और क्या प्रॉपर्टी होती है रोम्बस की? डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं। क्या बाइसेक्ट करता है? डायगोनल। डायगोनल्स, यस गुड। डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। और 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं। गुड, ये याद रखना है, ये डायगोनल बाइसेक्ट करता तो रेक्टेंगल में भी है और में भी है, बट इसमें स्पेशल होता है कि डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं एट राइट एंगल। और एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है? अच्छा, इसमें डायगोनल इक्वल होते हैं या अनइक्वल होते हैं? रोम्बस अनइक्वल में होते हैं। डायगोनल अनइक्वल होते हैं, मतलब D1 और D2 की वैल्यू अलग अलग होती है। तो डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं राइट एंगल पे। और एरिया ऑफ रोम्बस इज हाफ D1 इंटू D2, दोनों डायगोनल के प्रोडक्ट का हाफ। तो D1 D2 आता है फार्मूले में अलग अलग होता है। स्क्वायर के केस में भी यही होता है, ऑल साइड इक्वल होती है, डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं राइट एंगल पे, बट उसमें डायगोनल की लेंथ सेम होती है, दोनों डायगोनल सेम है। ठीक, तो हमें ये सब रोम्बस की प्रॉपर्टीज हैं। अब इसके डायगोनल की लेंथ दे रखी 12 एंड 16। मान लो ये छोटा डायगोनल है 12 और ये बड़ा डायगोनल है 16। तो ये बाइसेक्ट करेगा एक दूसरे को 90 डिग्री पे, तो ये लेंथ हो जाएगी, मान लो ये O है तो AO विल बिकम 6 एंड OD विल बिकम 8। तो अब जरा ये ट्रायंगल अगर देखो, दिस वन AOD, ये 6 है ये 8 है, तो ये कितना होगा? This is 90। थ्योरम लगा देंगे। पाइथागोरस ट्रिपलेट याद रखना है, तो ट्रिपलेट से भी कर लेंगे। 2 इंटू 3 2 इंटू 4, तो ये बड़ी साइड हाइपोटेन्यूज हो जाएगी 2 इंटू 5 10। तो हमें ये पता चल गया 10 है AD इज 10। अब देखो ये जो सर्किल टच कर रहा है ये, ठीक, ये इस पॉइंट पर क्या है, टेंजेंट है, ये सर्किल की टेंजेंट हो गई ना AD। सर्किल देखो ऐसे इसके अंदर से कहीं आ रहा है, इसको ऐसे टच कर रहा है और फिर आगे चला जाता है, ये टेंजेंट हो गई इस पॉइंट पर। तो अगर इस पॉइंट को हम ले लेते हैं E, तो अगर इसके सेंटर से मिला दूं मैं, तो ये इसका रेडियस हो जाएगा सर्किल का, दिस विल बी रेडियस। ये रेडियस हो जाएगा। अब रेडियस कैसे निकाल सकते हैं? देखो हमारे पास इस एरिया के ट्राइंगल AOD एरिया निकालने के दो फार्मूले बन रहे हैं। AOD, एक तो ये राइट एंगल है जिसकी परपेंडिकुलर और बेस कितने, 6 और 8, तो ये हो जाएगा हाफ 6 इंटू 8। और सेम इसी ट्राइंगल का एरिया हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये बेस ले लेते हैं हम और ये उस पे परपेंडिकुलर हाइट है, तो हाफ 10 इंटू R, दोनों सेम ट्राइंगल का एरिया है। ट्राइंगल AOD के दो तरीके से एरिया लिख लिया हमने, एक राइट एंगल ट्राइंगल के बेस पे हाफ बेस इंटू हाइट हाफ 6 इंटू 8, और एक AD को बेस मान के
आर उस पर हाइट है, ऑल्टीट्यूड है, तो हाफ 10 इंटू आर, इनको इक्वेट कर दो, आर की वैल्यू मिल जाएगी, हाफ से हाफ कैंसिल, तो ये आ जाएगा आर इज इक्वल टू 6 इंटू 8 अपॉन 10, 2 से और कट जाएगा 24/5। तो आर की वैल्यू हमें पता चल गई, आर इज 24/5। अब पूछा क्या है, रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ सर्किल टू द एरिया ऑफ रोम्बस, रेशियो ऑफ एरिया ऑफ सर्किल टू द एरिया ऑफ रोम्बस, एरिया ऑफ सर्किल, एरिया ऑफ सर्किल हो जाएगा पाई आर स्क्वायर अपॉन एरिया ऑफ रोम्बस हो जाएगा हाफ d1 इंटू डी, इनका रेशियो पूछ रहा था, तो पाई इंटू 24/5, 24/5, देखो ऑप्शन में पाई में ही है तो पाई की वैल्यू नहीं रखनी, पाई ऐसी रहेगा, d1/d2 हो गया 12 इंटू 60, देखते क्या क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 से गया और ये 4, उनकी 8 से काटते हैं, 2 और 3, 2 ऊपर आ जाएगा, पाई इंटू 2 इंटू 3 इंटू 2 अपॉन, नीचे क्या बच रहा है, ये 5 आ जाएंगे दोनों और 2 बच रहा है, 2 से 2 कैंसिल, 6 पाई/25, ये रेशियो आना चाहिए, 6 पाई/25 है यहाँ। तो क्या दे रखा था, सर्किल था एक रोम्बस के अंदर, उसके डायगोनल दे रखे थे, तो हमने प्रॉपर्टी यूज करी कि डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं और 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं रोम्बस, रोम्बस और स्क्वायर इनके डायगोनल 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं। तो इससे क्या पता चला हमें कि 6 और 8 हो गया, ये एक ट्राइंगल बन गया एओडी। फिर हमने कहा कि ये सर्किल पे टेंजेंट है, इसकी जो साइड है एडी इंस्क्राइब्ड है, मतलब हल्का सा बस एक पॉइंट पे टच होकर ऐसे सर्किल मूव करेगा, तो ये टेंजेंट हो गई, तो इस पे ये ज्वाइन करेंगे सेंटर को, तो ये रेडियस है और परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो हमने इस ट्राइंगल एओडी के दो तरीके से एरिया लिखी है, उससे हमें आर मिल गया और फिर रेशियो निकाला, ठीक। नेक्स्ट, टू सर्किल्स ईच ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर टच एक्सटर्नली, सर्किल किस तरीके से टच करते हैं, या तो एक्सटर्नली, इंटरनली, या फिर दो जगह पे इंटरसेक्ट होते हैं, या फिर एक भी नहीं होता। सर्किल कितने तरीके से टच कर सकते हैं एक दूसरे को, या तो इस तरीके से इंटरसेक्ट कर रहे होंगे, या फिर इस तरीके से कर रहे होंगे, या फिर इस तरीके से कर रहे होंगे, तो इसे हम कहते हैं इंटरसेक्ट करना, 2 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करते हैं, इसे कहते हैं टच एक्सटर्नली। दो सर्किल टच एक्सटर्नली तो हम ऐसे बनाएंगे सर्किल, और अगर टच इंटरनली लिखा है तो इस तरीके से, तो ये इंटरसेक्ट है 2 पॉइंट्स, ये एक्सटर्नली टच है, ये इंटरनली टच है। तो हमें क्या दिया है, 2 सर्किल, दोनों का रेडियस सेम है 4 सेंटीमीटर, टच एक्सटर्नल। हम बना लेते हैं एक सर्किल और दोनों सर्किल का रेडियस सेम है, टच एक्सटर्नल, 4, ठीक। इसका सेंटर ले लेते हैं, मान लो ए एंड बी, ठीक है, पहली लाइन हो गई टच एक्सटर्नली। ईच ऑफ दीज टू सर्किल इज टच एक्सटर्नली बाय अ थर्ड सर्किल इफ दीज सर्किल हैव कॉमन टेंजेंट, यानी ये दोनों सर्किल एक थर्ड सर्किल से टच हो रहा है एक्सटर्नली, हम ऐसे बना सकते हैं एक सर्किल जो इन दोनों को टच कर रहा हो, और साथ में क्या है, इनकी एक कॉमन टेंजेंट है, यानी अगर हम यहाँ से एक लाइन बनाए तो इन तीनों सर्किल को टच करती हुई जा रही, तीनों की कॉमन टेंजेंट है।
मान लेते हैं ये कॉमन टेंजेंट है डी, ठीक है। अब पूछा क्या है, रेडियस ऑफ द थर्ड सर्किल, इसका सर्किल का पूछा, रेडियस कितना होगा, इसका सेंटर मान लेते हैं सी। तो अगर मैं इसको ज्वाइन कर दूं ए से डी को, तो ये परपेंडिकुलर होगा और एडी की वैल्यू कितनी होगी, एडी की वैल्यू टेंजेंट से सेंटर को ज्वाइन कर रहे हैं तो ये रेडियस, और रेडियस 4 दे रखा है। ऐसे यहाँ अगर मैं करूँ तो ये इस पर परपेंडिकुलर और इसकी वैल्यू भी कितनी होगी 4, तो ये डीई की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी 4 + 4 8। ये क्लियर है यहाँ तक, सीधे ज्वाइन करके हमने डायमेंशन लिख ली क्या क्या होगा। अब देखो पूछा क्या है हमसे, रेडियस ऑफ थर्ड सर्किल, ये जो छोटा वाला सर्किल है इसका रेडियस। तो अब हम क्या कर सकते हैं इसमें, तो इसको मैं अलग बना रहा हूँ, ए बी, ये मान लो जिस पॉइंट पे मीट कर रहे हैं दैट इज ओ, ये है ओ, ये है डी, ये है ई, और ये ओ से ये सी बीच में कहीं पर है, ये मान लो है सी। तो ए ओ इज 4, ओ बी इज 4। अगर मैं इसे ज्वाइन कर दूं ए से सी, इसकी वैल्यू कितनी होगी, ए टू सी, ए से सी, इसका रेडियस हम मान लेते हैं आर। तो यहाँ से जो सर्किल के टच करने तक कितना हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 4 + r। अब अगर ओ सी की मुझे वैल्यू पता चल जाए तो मैं इस ट्रायंगल की हेल्प से बता सकता हूँ, ये राइट एंगल ट्रायंगल, ओ सी कितना होगा, ओ से सी ज्वाइन करें, देखो ये पूरा ई बी कितना है, ये 4 है, और यहाँ सी से अगर मैं इसे मिला दूं तो ये कितना है आर। तो ओ सी कितना हो जाएगा, -4 तो ये जो राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है इसमें पाइथागोरस लगा के आप निकाल लो, ए ओ सी, सबसे बड़ी साइड 4 + r, ये 4 और ये छोटी साइड 4 - r। पाइथागोरस लगा लो, r की कोई वैल्यू ऐसी समझ में आ रही है जिससे ट्रिपलेट बन जाए तब भी हो जाएगा, वरना फिर पाइथागोरस। तो 4 + r² = 4 - r² + 4², या फिर 3 4 5 का ट्रिपलेट बनाना है तो r की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। तो 4 - 1 ये 3 हो जाएगा, 4 + 1 ये 5 हो जाएगा। अदरवाइज पाइथागोरस है, फिर पाइथागोरस लगाना पड़ेगा। 16 + r² + 8r = 16 + r² - 8r + 16। 16 + r² दोनों साइड से कैंसिल, ये इधर जाएगा, 16r = 16, r = 1। तो r = 1, ये पाइथागोरस ट्रिपलेट भी सही हो रहा है, 3 4 5 बनना है r1 रखने पे। तो रेडियस ऑफ द थर्ड सर्किल इज 1 सेंटीमीटर। ये ज्योमेट्री में थोड़ा कि यहाँ से लाइन मिला के देखो ये परपेंडिकुलर हो रहा है, ये रेडियस हो रहा है, तो ये करने पड़ते हैं, ज्योमेट्री के ऐसे ही होते हैं कुछ। ठीक,
अगले क्वेश्चन पे चलें। कैट 2018। अब ये तुम मुझे करके बताओ, ये हमने एपीजीपी में भी करे थे ऐसे क्वेश्चन। देखो क्या दिया है इसमें। एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, given an equilateral triangle T1 with sides 24 सेंटीमीटर। एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है T1 जिसकी साइड है 24 सेंटीमीटर। A second triangle T2 is formed by joining the midpoint of the side of T1। तो क्या दे रखा है? इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल मींस सारी साइड सेम, सारे एंगल सेम। ये ट्रायंगल T1 है मान लो, इसकी साइड ये। सेकंड ट्रायंगल इज फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स। इसकी मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करके दूसरा ट्रायंगल बना। ये है T2। देन अ थर्ड ट्रायंगल इज फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग द मिड पॉइंट T3। ऐसे ये प्रोसेस चलता रहा। तो बताओ सम ऑफ द एरियाज इन स्क्वायर सेंटीमीटर ऑफ इनफाइनाइटली मेनी सच ट्रायंगल। मतलब सबका ऐसे जितने भी ट्रायंगल बनेंगे इनफाइनाइट होंगे क्योंकि ये प्रोसेस चलता रहेगा। तो सबका सम ऑफ एरियाज कितना होगा? याद आ रहा है कुछ? करा था ऐसा एपीजीपी में? इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया का फार्मूला फिर से बताओ क्या होता है? एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इज अंडर रूट 3/4 ए स्क्वायर। तो T1 का कितना हो जाएगा एरिया? रूट 3/4 इंटू 24 इंटू 24 6 144 रूट। इतने स्क्वायर सेंटीमीटर हो गया एरिया बड़े वाले का, T1 का। अब T1 से जब T2 बनेगा तो उसका एरिया कितना होगा? तो हमें क्या पता होना चाहिए? साइड। तो जब किसी भी ट्रायंगल के हम मिड पॉइंट्स मिला के बनाते हैं साइड, तो उसकी साइड भी कितनी हो जाती है? हाँ, यानी अंदर जो T2 है उसकी साइड है 12 12 12। ठीक। तो अभी हम वैल्यू रख के, ये तो मैंने बाहर निकाल लिया है, T2 की नहीं निकाल रहा। अब हम देख रहे हैं पैटर्न कैसा। तो देखो T1 का एरिया है रूट 3/4 ए स्क्वायर। T2 का एरिया हो जाएगा रूट 3/4 a/2 स्क्वायर। तो ये हो जाएगा रूट 3/4 ए स्क्वायर इंटू 1/4। T3 का क्या हो जाएगा? T3 की साइड, उसका भी हाफ। यानी अगर ये बड़ी साइड A है तो T2 की हो जाएगी a/2 और T3 की कितनी हो जाएगी? हाफ ऑफ a/2 a/4। तो उसका एरिया कितना हो जाएगा? रूट 3/4 इंटू a/4 स्क्वायर। ये हो जाएगा रूट 3/4 ए स्क्वायर इंटू 1/16। तो अगर मैं इनका सम कर दूं तो क्या आ जाएगा? रूट 3/4 ए स्क्वायर प्लस रूट 3/4 ए स्क्वायर इंटू 1/4 प्लस रूट 3/4 ए स्क्वायर इंटू 1/16 प्लस कंटिन्यू। ये कैसी सीरीज बन रही है? इसमें से ए स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं तो क्या बचा? 1 प्लस 1/4 प्लस 1/16 प्लस कंटिन्यू। ये कैसी सीरीज है? 1 प्लस 1/4 प्लस 1/16 कंटिन्यू। राइट सीरीज है। कौन सी सीरीज है? एपीए, जीपीए, एचपीए, क्या है ये? एपी है।
ये जीपी है, इनफाइनाइट जीपी। इनफाइनाइट जीपी का फॉर्मूला क्या होता है? एस इंफिनिटी इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म इज 1 अपॉन 1 माइनस आर। आर इज कॉमन रेशियो। कॉमन रेशियो क्या है? कितने से मल्टीप्लाई हो रहे हैं सब? 1/4 से। 1/4 1/4। इनफाइनाइट जीपी के लिए हमेशा आर का जो मॉड होता है, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ आर लेस देन 1 होनी चाहिए, यानी आर -1 और 1 के बीच होना चाहिए, तभी हम उसका सम निकाल सकते हैं। किसी भी इनफाइनाइट जीपी का सम तभी निकल सकता है जब उसका कॉमन रेशियो जो हो वो -1 से 1 के बीच में हो, और उसका फार्मूला हो जाता है एस इंफिनिटी इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म अपॉन 1 माइनस आर। तो ये कितना हो गया? 3/4, ये हो जाएगा 3/4 का उल्टा हो जाएगा 4/3। तो इस पूरी सीरीज का सम कितना हो गया? 4/3। तो सारे ट्राइंगल के एरिया का सम हो गया √3/4 इंटू 4/3, यानी जो हमने शुरू में एरिया निकाला था इंटू 4/3 कर दो, आंसर मिल जाएगा। तो 144√3 इंटू 4/3, तो 3 से ये जाएगा 3 4 48 इंटू 4, 48 का डबल 96, 96 का डबल 192 192√3। तो ये ऐसे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि एक के अंदर एक एरिया बन रहा है, स्क्वायर के अंदर भी क्वेश्चन हो सकता है, ट्राइंगल के अंदर, इस तरीके के। तो वहां पर हमेशा क्या बनेगी? इनफाइनाइट जीपी बनेगी। क्लियर ये क्वेश्चन? कोई डाउट तो नहीं, कोई क्वेश्चन इसमें? No. अब आते हैं डेटा सफिशिएंसी। तो वही ऑप्शन है, ऑप्शन 1 अगर किसी एक भी स्टेटमेंट से हो सकता है बट अलग दूसरे से नहीं हो सकता, तो मार्क करेंगे ऑप्शन 1। दोनों से में से किसी एक से भी हो सकता है, मतलब S1 भी सफिशिएंट है, S2 भी अपने आप में सफिशिएंट है। तो ऑप्शन 2, दोनों को मिला के अगर होगा बट इंडिविजुअली किसी से भी नहीं हो सकता, तो ऑप्शन 3, और अगर मिलाने के बाद भी आंसर नहीं कर सकते हम, तो ऑप्शन 4। ठीक, तो ये ध्यान रखना है क्या ऑप्शन है, S1 से होगा, S2 से नहीं होगा, या फिर S1 से नहीं होगा और S2 से हो जाएगा। तो ऑप्शन 1, दोनों में से किसी को भी यूज कर लो, दोनों आंसर कर सकते हैं, तो ऑप्शन 2, दोनों मिला के ऑप्शन 3, और दोनों मिला के भी आंसर नहीं कर सकते, तो ऑप्शन 4। व्हाट इज द एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी? कोई ट्राइंगल है एबीसी, उसका एरिया क्या है? तो एरिया क्या है मतलब, क्वेश्चन ये नहीं कह रहा कि एरिया कैलकुलेट करके बताओ कितना आ रहा है, ये नहीं करना है हमें। हमें सिर्फ बताना है क्या डेटा सफिशिएंट है कि हम एरिया निकाल सकते हैं या नहीं। इस डेटा सफिशिएंट, बस कैलकुलेशन नहीं करनी है। तो S1 देखते हैं। S1 में क्या दिया है? एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल आर इन द रेशियो 1:2:3। क्या इसके बेस पे हम एरिया निकाल सकते हैं किसी ट्राइंगल का? अगर हमें एंगल्स का नहीं निकाल सकते, कोई भी हमारे पास एरिया ऑफ ट्राइंगल का ऐसा फार्मूला नहीं है जो एंगल से एरिया बता दे। तो S1 से क्या निकल सकता है? सिर्फ एंगल्स निकल सकते हैं। ट्राइंगल के हम एंगल्स बता सकते हैं। 1:2:3 का मतलब है इनका सम करेंगे तो 6, और सम होता है 180 डिग्री, यानी क्या करो, सबको 30 से मल्टीप्लाई करो।
तो 30, 60, 90 मतलब एंगल्स की वैल्यू बता सकते हैं हम, बट एरिया उससे नहीं निकल सकता। तो S1 अपने आप में सफिशिएंट नहीं है। 2 क्या कह रहा है? S2। जब S2 रीड करेंगे तो सिर्फ S2। लॉन्गेस्ट साइड ऑफ द ट्राइंगल इज 5, यानी एक साइड दे दी आपको लॉन्गेस्ट की, एक ट्राइंगल है जिसकी लॉन्गेस्ट साइड 5 है, बताओ उसका एरिया कितना होगा? तो क्या सिर्फ S2 के बेस पर बता सकते? नहीं, तो सिर्फ S2 भी सफिशिएंट नहीं भाई। S2 का मतलब है कोई भी एक ट्राइंगल है, हमें कुछ नहीं पता कैसा है, सबसे बड़ी साइड 5 है, बताओ इसका एरिया कितना होगा? तो भैया अपने आप में तो इनसफिशिएंट डेटा है, तो ना हम S1 की हेल्प से बता सकते एलोन, ना S2। अब थर्ड ऑप्शन होता है, फिर दोनों को मिला के देख लो। क्या दोनों को मिला के बता सकते हो? Yes, sir. दोनों को मिला के बता सकते हैं, क्योंकि देखो क्या बन रहा है, ये राइट एंगल ट्राइंगल है और लॉन्गेस्ट साइड 5 है और 30, 60 दूसरे एंगल है, तो हमें पता है कौन सा ट्रिपलेट बनेगा। हम इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, निकालनी नहीं है, बस हमें बताना है कि यस बता सकते हैं। यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा? S1 plus S2 together is sufficient। ये कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन Option 2. नंबर 3। ऑप्शन 1 है S1 है बट S2 नहीं है, या S2 है बट S1 नहीं, किसी एक से। ऑप्शन 2 था दोनों अपने आप में सफिशिएंट है, कोई भी यूज कर लो। ऑप्शन 3 दोनों मिला के। ऑप्शन डी 4 मतलब दोनों मिला के भी आंसर। क्लियर? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। बट अच्छा ये बताओ, अगर ये ट्राइंगल 2, 3, 4 की जगह मान लो इस रेशो में होते 2, 3, 4, मतलब सेम क्वेश्चन होता, बस रेशो 1, 2, 3 से ये चेंज हो जाता 2, 3, 4, और अभी भी लॉन्गेस्ट साइड ये। क्या अब हम इन दोनों को मिला के बता सकते हैं कि एरिया कितना होगा? एंगल का रेशियो चेंज कर दिया मैंने। अभी तो सिंपल ये था कि 30, 60, 90 बन रहा था, तो हमें आसानी से समझ में आ रहा था। अब मान लो कुछ और वैल्यू है, 2, 3, 4 कुछ है, क्या इससे एरिया निकल सकता है? सर निकल सकता है, नहीं निकल सकता? आवाज आई नहीं मुझे सही से। नहीं निकल सकता। देखो, हमने एक थ्योरम पढ़ी थी, कौन सा? साइन साइन लॉ पढ़ा था एक। क्या था साइन लॉ, याद है कुछ? कोई भी ट्राइंगल है अगर उसकी साइड है ABC और ये है एंगल, नहीं एंगल के अपोजिट वाली लेते हैं, ABC, ये एंगल C है, ये एंगल B है, ये एंगल है। तो देखो पहले स्टेप से 2, 3, 4 से हम एंगल तो बता सकते हैं, जो भी वैल्यू आए एंगल तो पता चल जाएगा। अब साइन लॉ क्या होता है? A अपॉन साइन A इक्वल टू B अपॉन साइन B इक्वल टू C अपॉन साइन C। तो अगर हमें एक साइड पता चल जाए और हमें पता है ये लॉन्गेस्ट साइड है, तो लॉन्गेस्ट साइड का एंगल भी हमें पता होगा, साइड भी पता होगी, तो ये रेशियो हमें पता है। इसके बेस पे हम B भी निकाल सकते हैं और फिर A भी निकाल सकते हैं। आ जाएगा। देखो जैसे 2, 3, 4 है, तो 4 और 3 7 और 2 9, सम हो गया 9, और हमारा सम होता है 180 डिग्री, यानी 20 से मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा 40, 60 और 80। तो तीनों एंगल की वैल्यूज पता चल गई, 40, 60, 80। सबसे बड़ा मान लो ये है C, तो C की साइड भी हमें पता है S2 में 5,
ये हो जाएगा 5/sin80 इक्वल टू b अपॉन मान लो sin60। तो साइन की वैल्यूज हमें पता होती है, इससे b आ जाएगा। ऐसी ए भी आ जाएगा। और अगर हमें किसी ट्राइंगल की तीनों साइड पता चल गई तो कौन सा फार्मूला लगा सकते हैं हम एरिया निकालने के लिए? तीनों साइड अगर हेरोन्स फार्मूला, एरिया इज इक्वल टू अंडर रूट s इंटू s माइनस a s माइनस b s माइनस c, वेयर s इज इक्वल टू सेमी पैरामीटर यानी a प्लस b प्लस c बाई। तो इस फार्मूले से हम निकाल सकते हैं। तो साइन लॉ याद रखो, अगर हमें एंगल्स पता है, एंगल की वैल्यू पता है और कोई भी एक साइड पता है तो हम बाकी साइड्स निकाल सकते हैं। या फिर हमें तीनों साइड पता है और कोई एक एंगल पता है, तब भी हम बाकी सारे एंगल निकाल सकते हैं। क्लियर? तो यहाँ आंसर हो जाएगा दोनों केसेस में। 1 2 3 है कि 30 60 90 है तो हमें एकदम समझ में आ रहा है साइड्स क्या होंगी, बट और भी कोई रेशियो है, कुछ भी साइड है, तब भी हम निकाल सकते हैं। बट एक साइड जरूर पता होनी चाहिए, सिर्फ एंगल के बेस पे हम कभी भी साइड नहीं निकाल सकते और एरिया भी नहीं निकाल सकते। एरिया के लिए हमेशा साइड के बीच में रिलेशन होती है, एंगल से कोई मतलब नहीं है। ठीक, तो इसमें आंसर था ऑप्शन नंबर। What is the number of sides in a regular polygon? सम होगा ये SUM। Sum of the interior angle of the polygon is this, where n is equal to the number of sides, or one of the exterior angle is 60 degree। हमसे क्या पूछ रहा है? नंबर ऑफ साइड्स इन अ रेगुलर पॉलीगन। नंबर ऑफ साइड्स इन अ रेगुलर पॉलीगन, एन की वैल्यू पूछ रहा है। क्या हम एन की वैल्यू निकाल सकते हैं? पहले स्टेटमेंट में क्या कह रहा है वो? सम ऑफ ऑल द इंटीरियर एंगल, सम ऑफ ऑल द इंटीरियर एंगल इज 2n-4 इंटू 90 डिग्री। अगर सम ऑफ इंटीरियर एंगल दिया है तो क्या हम उससे नंबर ऑफ साइड निकाल सकते हैं? लैंग्वेज थोड़ी सी ट्रिकी है। सम ऑफ द इंटीरियर एंगल ऑफ द पॉलीगॉन इज दिस, वेयर n इज इक्वल टू द नंबर ऑफ। बताओ, अगर तुम्हें सम दे रखा है इंटीरियर एंगल का तो क्या उससे साइड निकाल सकते हो? हाँ सर, निकाल सकते हो फॉर्मूला लगा के। साइड देखो, यहाँ पर एक वर्ड यूज हुआ है रेगुलर। रेगुलर का क्या मतलब होता साइड्स इक्वल है सर। है? साइड्स आर इक्वल। साइड इक्वल होती है तो ऑल इंटीरियर एंगल भी क्या हो जाते हैं? इक्वल हो जाते हैं। किसी पॉलीगन में जितनी साइड्स होंगी उतने ही इंटीरियर एंगल बनेंगे। जैसे ट्राइंगल है तो 3 साइड होती तो 3 एंगल, स्क्वायर है तो 4 साइड होंगे तो 4 इंटीरियर एंगल, और पेंटागन है, रेगुलर पेंटागन, तो 5 साइड्स है, पांचों इक्वल है तो उसके पांचों इंटीरियर एंगल भी क्या होंगे? इक्वल होंगे। तो अगर मैं सम को डिवाइड कर दूं, सम डिवाइडेड बाय
किससे डिवाइड कर दूं, n से। तो इससे क्या पता चल जाएगा, इंटीरियर एंगल की वैल्यू आ जाएगी, एक इंटीरियर एंगल। लेकिन हमसे पूछे तो नंबर ऑफ साइड, थोड़ी लैंग्वेज इसमें क्लियर है नहीं। क्योंकि देखो फार्मूले के अंदर ही इसने n दे रखा है और n ही हमें निकालना है, तो डायरेक्ट फार्मूले के अंदर ही n है, तो हम निकाल सकते हैं इसे। देखो क्वेश्चन में एक्चुअल में लैंग्वेज में वो कहना क्या चाह रहा है, वो ये कहना चाह रहा है कि जैसे इक्विलेटरल ट्राइंगल है ना, उसका सम ऑफ एंगल कितना हो जाएगा तीनों का, 180 डिग्री। तो वो कह रहा है अगर तुम्हें किसी पॉलीगॉन का सम ऑफ इंटीरियर एंगल दे रखे हैं, तो क्या तुम उससे नंबर ऑफ साइड निकाल सकते हो। तो निकाल सकते हैं ना, n-2 इंटू 180 लगाते हैं। वही तो मैं कह रहा हूँ, उसने फार्मूले में तो खुद ही डायरेक्ट दे रखा है कि ये फार्मूला अगर उसने नहीं दिया होता तब भी थोड़ा सा ट्रिकी चीज होती कि भाई सम ऑफ पॉलीगॉन इज दिस, तो बताओ क्या साइड निकल सकती, तब हम कहते हैं यस कि भाई 2n-4 इंटू 90 डिग्री या फिर n-2 इंटू 180 डिग्री, दोनों फॉर्म से कैसे भी लिख सकते हैं, इससे हम n निकाल सकते हैं। लेकिन यहाँ उसने सारी वैल्यू खुद ही दे दी, तो ये तो अपने आप में है ही सफिशिएंट। मतलब सिर्फ इतना क्वेश्चन होना चाहिए था कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल कोई वैल्यू है, तो क्या हम निकाल सकते हैं उसका। यहाँ उसने फार्मूला भी दे दिया खुद ही, तो सीधे निकाल सकते हैं। तो S1 इज सफिशिएंट। S2 में क्या कह रहा है, वन ऑफ द एक्सटीरियर एंगल ऑफ द पॉलीगॉन इज 60 डिग्री। इस बार क्या है, 60 डिग्री है एक्सटीरियर एंगल, तो क्या इससे निकाल सकते हैं हम, क्या एक्सटीरियर एंगल से हम निकाल सकते हैं कि साइड्स कितनी होंगी। नो सर। निकाल सकते हैं भाई। एक्सटीरियर एंगल देखो क्या होता है, अगर एक ट्राइंगल की मैं बात करूं, किसी भी साइड को एक्सटेंड कर दो, तो ये जो एक्सटेंडेड साइड दूसरी साइड के साथ एंगल बनाती है, दिस इज एक्सटीरियर एंगल। अगर मान लो ये एक्सटीरियर एंगल है 30 डिग्री, तो क्या मैं इसका इंटीरियर निकाल सकता हूँ कितना होगा। हाँ सर। ठीक है, अब बात करते हैं मान लो स्क्वायर, तो स्क्वायर की साइड एक्सटेंड कर दो, अगर ये एंगल मुझे पता है तो मैं ये निकाल सकता हूँ इसका इंटीरियर। यस सर। तो ऐसे कोई भी फिगर है, मान लो हेक्सागन, तो हेक्सागन की कोई भी साइड में एक्सटेंड कर दूं, मान लो इसे एक्सटेंड कर दूं, अगर ये एंगल 60 डिग्री है तो ये कितना होगा अंदर वाला, 180 माइनस 60। 120। तो एक्सटीरियर एंगल से किसी भी पॉलीगॉन का हम इंटीरियर एंगल निकाल सकते हैं 180 में से माइनस करके। ठीक, या तो इस तरीके से तो इंटीरियर एंगल पता चल जाएगा हमें। और देखो रेगुलर पॉलीगन है, रेगुलर पॉलीगन का मींस मतलब क्या हुआ, सारे एंगल आपस में क्या होंगे, इक्वल। तो सम ऑफ एंगल पता चल जाएगा, सम ऑफ एंगल से आप जैसा भी पिछले कुछ पार्ट में डिस्कस कर रहे थे,
अगर हमें सारे सम ऑफ इंटीरियर एंगल पता है तो हम पॉलीगॉन बता सकते हैं। या फिर इस लॉजिक से भी दूसरा ये लॉजिक समझो कि रेगुलर पॉलीगन है तो सबके एक्सटीरियर एंगल फिक्स होते हैं। देखो हमने एक रिलेशन पढ़ी थी, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल कितना होता है किसी भी पॉलीगॉन के लिए, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल 360 डिग्री। किसी भी पॉलीगॉन का सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल क्या होता है 360 डिग्री। अब यहाँ पर देखो कितना दे रखा है, वन एंगल इज 60 डिग्री, तो कितने एक्सटीरियर एंगल बन रहे होंगे, 6 एक्सटीरियर एंगल बन रहे होंगे। 60 डिग्री से डिवाइड करेंगे 6 एक्सटीरियर, तो 6 एक्सटीरियर एंगल कैसी फिगर के होंगे, जिसकी साइड भी कितनी होंगी 6, यानी वो क्या है रेगुलर हेक्सागन। तो ये याद रख लो, अगर इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो रेगुलर पॉलीगॉन में 3 साइड वाला क्या होता है इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल में एक्सटीरियर एंगल कितना होगा 360/3 120 डिग्री। अगर रेगुलर है क्योंकि इसके अंदर 60 होगा, इक्विलेटरल है तो बाहर वाला कितना होगा 120। 4 फिगर का होता है स्क्वायर, रेगुलर पॉलीगॉन में 4 साइड्स का होता है स्क्वायर, तो स्क्वायर में हर एक्सटीरियर एंगल कितना होगा 90, तो उसका इंटीरियर भी कितना हो जाएगा 90। पेंटागन के लिए क्या होगा 360/5 यानी कि 120 नहीं 5 से आएगा 7 5 35 72 डिग्री। हर एक्सटीरियर एंगल ऑफ पेंटागन कितना होगा 72 डिग्री, तो इंटरनल एंगल कितना हो जाएगा 108। ऐसे हेक्सागन के लिए क्या हो जाएगा 360/6 यानी हर एक्सटीरियर एंगल होगा 60 डिग्री और हर इंटीरियर एंगल होगा 120। ठीक, याद रहेगा ये एक्सटीरियर एंगल का सम और नंबर ऑफ साइड से डिवाइड कर दो, हमें इंटीरियर एंगल पता चल जाएगा। या फिर इंटीरियर एंगल पता है तो कितने साइड से ये पता चल रेगुलर वर्ड नहीं रहा था तो फिर हमें नहीं पता कर पाते। क्या क्वेश्चन फिर से रिपीट करना, आवाज हल्की आ रही है तुम्हारी। यहाँ पे रेगुलर वर्ड नहीं रहा था तो फिर हमें नहीं पता कर पाते, क्योंकि रेगुलर से ही ये पता चला कि इक्वल है। अगर रेगुलर नहीं रहता तो वो इक्वल नहीं होता। हाँ रेगुलर अगर नहीं होता तो फिर नहीं लग सकता, फिर सिर्फ ये फार्मूला होता सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल इज 360, ये तब भी ट्रू है, बट हर एक एंगल इक्वल हो रहा है ये सिर्फ रेगुलर की वजह से हो रहा है। What is this? फर्स्ट वाला ऑप्शन मतलब फर्स्ट वाले से पता कर पाते, सेकंड वाले से नहीं कर पाते। फर्स्ट तो उसके लिए भी नहीं, ट्रू होता। फर्स्ट और दोनों सफिशिएंट। अगर रेगुलर नहीं होता तो फर्स्ट वाला तो हाँ ट्रू होता ना, लेकिन सेकंड वाला नहीं बोल सकते। हाँ फर्स्ट वाला ट्रू होता, सेकंड। तो यहाँ पर अब रेगुलर है, इसकी वजह से दोनों में से किसी से भी कर सकते हैं, तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर, दोनों सफिशिएंट है अपने आप। What is the smallest angle of triangle ABC? AB square is greater than BC square plus AC square. देखो अभी तक हमने क्या पढ़ा है, AB square is equal to AC square plus BC square, तो ऐसे केस में क्या बन जाता है ये राइट एंगल है। और ये कौन सा एंगल होगा ABC में से, कौन सा लिखना चाहिए मुझे इसे, कौन से साइड होगी, वर्टेक्स को क्या नाम दूं मैं, ए दूं बी दूं या सी, 90 डिग्री
ये होगा देखो सी, क्योंकि ए बी स्क्वायर ये है हाइपोटेन्यूज, ए बी स्क्वायर के अपोजिट ये 90 डिग्री, इट इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। तो देखो ये भी थ्योरम है, तो इससे सिर्फ हम इस एंगल का तो बता सकते हैं 90 डिग्री का, लेकिन इन दोनों में कोई रिलेशन हम नहीं बता सकते। मतलब अभी हमें ये नहीं पता कि बी सी बड़ा है या ए सी बड़ा है। इक्वल है, अगर ग्रेटर हो जाए तो कैसा ट्राइंगल बनेगा? देखो ए बी और बड़ी हो गई है, मतलब दोनों के सम से भी बड़ी हो गई, तो इसके अपोजिट जो एंगल है वो क्या होगा? 90 से बड़ा होगा, छोटा होगा? वो और बड़ा हो जाएगा 90 से भी, यानी इस तरीके का एक ऑब्ट्यूज एंगल, ये इससे भी बड़ा हो जाएगा 90 से। तो दिस इज ए बी एंड सी, यानी ऐसा ट्राइंगल बन रहा है। तो हम इसमें से S1 से सिर्फ ये इंफॉर्मेशन ले सकते हैं कि एंगल सी सबसे बड़ा होगा, क्योंकि ए बी सबसे बड़ी साइड है, दोनों के स्क्वायर से भी बड़ी है। तो हमें सिर्फ ये पता चल रहा है एंगल सी लार्जेस्ट, लेकिन पूछ कौन सा रहा है? स्मॉलेस्ट। तो S1 से हम स्मॉलेस्ट तो नहीं बता सकते। सर ये क्वेश्चन में फिगर भी होना चाहिए ना, पता कैसे चलेगा नाम किसको दिए है? नहीं, ये तो यहाँ पे डायरेक्ट दिख रहा है ना, ए बी सबसे बड़ी साइड है, ए बी स्क्वायर बी सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर से बड़ी है। देखो अगर इस तरीके से होता तो ऑटोमेटिकली ए बी हाइपोटेन्यूज होती और उसके अपोजिट 90 डिग्री सी होता। भाई ए बी अगर हाइपोटेन्यूज बनाओगे तो ए बी के अलावा तीसरा कौन सा वर्टेक्स बचा? सी, तो सी इधर आएगा। तो यहाँ हमें फिगर की जरूरत नहीं, ए बी स्क्वायर ग्रेटर देन बी सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, तो ए बी सबसे बड़ी साइड है, ए बी सबसे बड़ी साइड है, इसके अपोजिट जो एंगल सी है वो सबसे बड़ा होगा। आ रहा है समझ में? फिगर की जरूरत नहीं है। यस सर। तो इससे सबसे छोटा नहीं बता सकते हम, तो S1 तो सफिशिएंट नहीं। S2 क्या कह रहा है? बी सी स्क्वायर इज लेस देन ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। तो बी सी स्क्वायर क्या है? ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर से भी छोटी है। तो बी सी यानी सबसे छोटी साइड है, तो बी सी हम छोटी बना लेते हैं। मान लो ये बी सी है, ये सबसे छोटी साइड है, तो इसके अपोजिट जो भी एंगल होगा बी सी स्क्वायर इज लेस देन, ये आ गया ए, बी सी स्क्वायर इज लेस देन ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। अब इससे क्या बता सकते हैं हम? एंगल ए सबसे छोटा है। एंगल ए, क्योंकि इसका स्क्वायर इन दोनों के सम से भी छोटा है। तो ये हमारा एक सफिशिएंट नहीं है, एक सफिशिएंट है। ठीक, लास्ट क्वेश्चन, डू द टू सर्किल विथ सेंटर ए एंड बी टच ईच अदर एक्सटर्नली। तो टच एक्सटर्नली अभी हमने पढ़ा था, सर्किल अगर दो सेंटर है ए एंड बी, क्या ये टच करेंगे या नहीं? देखो क्वेश्चन क्या है, क्या हम बता सकते हैं कि टच करेंगे या नहीं? बता सकते हैं में दोनों आंसर हमारे जस्टिफाइड होते हैं। यस अगर हम डेटा से सफिशिएंटली बता सके यस, या डेटा से सफिशिएंटली बता सके नो। एक चीज ध्यान रखना, आंसर यस और नो इंपॉर्टेंट नहीं है, आंसर क्या इंपॉर्टेंट है? इज डेटा सफिशिएंट टू आंसर। क्या डेटा सफिशिएंटली आंसर कर सकता है यस, या डेटा सफिशिएंटली आंसर कर सकता है नो?
दोनों केसेस में अगर डेटा सफिशिएंट है तो हम उस हिसाब से आंसर करेंगे, यस या नो के हिसाब से आंसर नहीं करना है। देखो इस क्वेश्चन में क्लियर हो जाएगा क्या कह रहा है। क्या कह रहा है कि दो सर्किल है विद सेंटर ए एंड बी टच ईच अदर एक्सटर्नली। क्या दो सर्किल एक दूसरे को टच कर रहे हैं एक्सटर्नली जिनके सेंटर ए एंड बी है। S1 क्या कह रहा है, डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी इज इक्वल टू डायमीटर ऑफ द सर्किल विद सेंटर ए। ऐसा कब हो सकता है, दो सर्किल अगर टच कर रहे हैं एक्सटर्नली, क्या ये पॉसिबल है जो पहली कंडीशन में दिया है। इसका सेंटर है ए, इसका सेंटर है बी, डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच का डिस्टेंस इज इक्वल टू डायमीटर ऑफ सर्किल विद सेंटर ए, इस सर्किल के डायमीटर के बराबर है। तो ये कब पॉसिबल होगा, दोनों इक्वल होंगे। दोनों गुड। अगर इसका हम मान ले रेडियस r1, इसका मान ले r2, तो क्वेश्चन में दे रखा है r1 प्लस r2 इज इक्वल टू 2 टाइम्स r1। दोनों के बीच का डिस्टेंस इज इक्वल टू डायमीटर ऑफ सर्किल विद सेंटर। ये तभी पॉसिबल है जब r1 और r2 इक्वल हो जाए। तो ये हो सकता है, r1 r2 इक्वल हो जाएंगे तो क्या होगा, ये एक्सटर्नल। तो यानी क्वेश्चन में ये होना चाहिए था, या तो तुम्हें ये पता होता दोनों सर्किल क्या हैं, सेम रेडियस के हैं या नहीं। तो ऐसा कहीं क्वेश्चन में नहीं दिया, S1 में इंफॉर्मेशन नहीं दी है। तो टच कर भी सकते हैं और टच नहीं भी कर सकते। S2 में क्या दे रखा है, सर्कल बड़ा है। S2 मतलब सिर्फ पहले S2 पढ़ो। क्या सिर्फ S2 के बेस पे हम बता सकते हैं, इसका आंसर क्लियरली नो है। नहीं नहीं, S2 सिर्फ S2 के बेस पे। क्या दो सर्किल टच करेंगे एक्सटर्नली और हमारे पास इंफॉर्मेशन क्या है कि एक सर्किल दूसरे से बड़ा है, क्या सिर्फ हाँ सर, इसके बेस पे कर सकते हैं। सिर्फ S2 के बेस पे। नहीं बता सकते। भाई कई केस हो सकते हैं ना, ये बड़ा सर्किल है, ये छोटा ऐसे इंटरसेक्ट कर रहा है, ये बड़ा सर्किल है, छोटा इसके अंदर है, ये बड़ा सर्किल है, छोटा इसके अंदर है। भाई ये बड़ा सर्किल है, ये छोटा इसको ऐसे टच कर रहा है, तो इनमें से कोई सा भी केस हो सकता है ना S2 में। इंटरनली का भी हो सकता है, इंटरसेक्ट का भी हो सकता है, एक्सटर्नल भी हो सकता है और सेंटर कॉन्सेंट्रिक भी हो सकता है विदाउट टचिंग। सिर्फ S2 को रीड कर रहे हैं अभी हम, तो सिर्फ S2 इज नॉट सफिशिएंट। लेकिन अगर दोनों को मिला दें हम S1 प्लस S2 तो क्या होगा, टच नहीं होंगे। नहीं होंगे, क्योंकि पहली की एक ही कंडीशन थी तब कर सकते थे जब दोनों सेम के हो, लेकिन दूसरे हाथ से इंफॉर्मेशन हमें क्या पता चल गई कि सेम नहीं। इसका मतलब नॉट टच एक्सटर्नली। हम सफिशिएंटली मतलब डेटा के बेस पे सफिशिएंटली कह सकते हैं कि दे विल नॉट टच। 100% सफिशिएंटली हम बता सकते हैं। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी होगा या डी, ये होगा। ऑप्शन सी या डी, किस पे जाएंगे आंसर करने, आंसर सी। आंसर सी क्या था,
कि S1 S2 को कंबाइन करके आप गिवन क्वेश्चन का आंसर कर सकते हो, डेटा इतना सफिशिएंट है। तो इसका मतलब हुआ कि S1 S2 से हमारा जो क्वेश्चन था, डू द टू सर्किल विद सेंटर A एंड B टच ईच अदर एक्सटर्नली, हम कह सकते हैं श्योरिटी के साथ नो, यानी गिवन क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं S1 और S2 को मिला के। आंसर चाहे यस की फॉर्म में हो या नो की फॉर्म में हो, वो इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट क्या है कि जो गिवन डेटा है वो इतना सफिशिएंट है कि हम गिवन क्वेश्चन का क्लियरली कोई आंसर कर सकते हैं, चाहे यस है या नो। तो डेटा सफिशिएंट मतलब डेटा इंपॉर्टेंट है, सफिशिएंट है या नहीं ये चीज इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन का आंसर यस की फॉर्म में है, नो की फॉर्म में, कोई नंबर है, कोई कुछ है, वो अलग बात है। हमें जो ऑप्शन टिक करने हैं वो डेटा सफिशिएंसी पर करने हैं कि गिवन स्टेटमेंट में डेटा सफिशिएंट है या नहीं टू आंसर द क्वेश्चन। आंसर द क्वेश्चन में जरूरी नहीं कि यस ही निकालना है हमें, यस भी हो सकता है, नो भी हो सकता है, कोई वैल्यू भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। जैसे पिछले क्वेश्चन में एरिया ऑफ ट्रायंगल था तो कोई वैल्यू आती है, तो वो वैल्यू इंपॉर्टेंट नहीं, डेटा सफिशिएंट है या नहीं ये इंपॉर्टेंट। क्लियर ये चीज? ठीक, तो ये हमारे इसके डेटा सफिशिएंसी के क्वेश्चन थे, ज्योमेट्री के और कैट के जो पुराने क्वेश्चन आए। तो कल की हम क्लास में शुरू करेंगे क्वांट। कल रात में ही क्लास होगी 8, वही 8 सवा 8 के अराउंड। उसमें क्वांट का इम्पोर्टेंट जो अब टॉपिक बचा है वो है मेंसुरेशन। तो जामिया के एग्जाम के इम्पोर्टेंट इसके हिसाब से मेंसुरेशन ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। 2D और 3D, कल 2D फिगर्स का करेंगे, परसों 3D फिगर्स सॉलिड्स का। वो दो ही क्लासेस बहुत इम्पोर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, सर साइन लॉ कौन से लेक्चर में पढ़ाए थे? साइन पढ़ाया था फर्स्ट वाले में, ट्राइंगल्स में, बेसिक कॉन्सेप्ट। ओके सर। बेसिक में था या नहीं, सेकंड में था, जहाँ टिग्नोमेट्री पढ़ाई थी उसके बाद सेकंड में। ओके सर। कुछ कह रहे हो मदिया? सर ये बोलिए। अच्छा ठीक है, चलो फिर क्लास